सोचिए, एक सुबह पूरा पेरिस डर से कांप रहा था। राजा ने सेना बुला ली थी, लोग भूखे थे और फिर जनता ने इतिहास बदल दिया। 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस शहर में डर का माहौल था। फ्रांस के राजा ने सैनिकों को शहर में भेज दिया था। लोगों में अफवाह फैल गई कि राजा जल्द ही जनता पर हमला करवा देगा। करीब 7,000 पुरुष और महिलाएं टाउन हॉल के सामने इकट्ठा हुए। उन्होंने जनता की अपनी सेना बनाने का फैसला किया। हथियार ढूंढने के लिए उन्होंने सरकारी इमारतों पर हमला कर दिया। इसके बाद कुछ 100 लोग बास्तील किले की ओर बढ़े। बास्तील सिर्फ एक जेल नहीं थी, ये राजा की तानाशाही का प्रतीक थी। लोगों को लगा कि यहाँ हथियार छुपे हैं। लड़ाई हुई, किले का कमांडर मारा गया और कैदी छोड़ दिए गए। मजेदार बात यह है कि उस जेल में सिर्फ 7 कैदी थे, लेकिन ये जीत पूरे देश के लिए बहुत बड़ी थी। लोगों ने बास्तील किले को पूरी तरह तोड़ दिया। उसके पत्थरों को यादगार के रूप में बेच दिया गया। ये दिखाता था कि अब जनता राजा से डरने वाली नहीं थी। असल कारण था भूख और महंगी ब्रेड। गरीब लोग भूखे मर रहे थे, जबकि अमीर लोग ऐश कर रहे थे। यही असमानता फ्रांसीसी क्रांति का सबसे बड़ा कारण बनी। उस समय लोगों को नहीं पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन यही घटना राजा के पतन की शुरुआत थी। कुछ साल बाद फ्रांस के राजा लुई 16वें को गिलोटीन मशीन से फांसी दे दी गई। फ्रांसीसी क्रांति हमें सिखाती है कि जब जनता जाग जाती है तो सबसे बड़ी सत्ता भी गिर सकती है। यही घटना आधुनिक लोकतंत्र की शुरुआत मानी जाती है। अब देखिए, 18वीं शताब्दी के दौरान फ्रांसीसी समाज कैसा था। सन 1774 में फ्रांस की गद्दी पर एक नया राजा बैठा, लुई 16वां। वो सिर्फ 20 साल का था और ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनेट से शादी कर चुका था। लेकिन जब वो राजा बना तो उसे एक बड़ी समस्या मिली। राजा का खजाना खाली था। लंबे समय से चल रहे युद्धों ने फ्रांस की इकोनॉमी को खत्म कर दिया था। वर्साय के महल में राजा और रानी बहुत ऐश कर रहे थे, जिसका खर्च बहुत ज्यादा था। फ्रांस ने अमेरिका को ब्रिटेन से आजादी दिलाने में मदद की, लेकिन इस युद्ध ने फ्रांस को और कर्ज में डाल दिया। फ्रांस का कर्ज 2 अरब लीवर से ज्यादा हो गया और सरकार को सिर्फ ब्याज देने में ही बहुत पैसा खर्च करना पड़ रहा था। सरकार को सेना, अदालत, विश्वविद्यालय और सरकारी ऑफिस चलाने के लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए टैक्स बढ़ा दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी, टैक्स सिर्फ गरीब लोग देते थे। 18वीं सदी में फ्रांस की सोसाइटी 3 एस्टेट्स में बटी हुई थी। पहला एस्टेट था क्लर्जी, यानी चर्च के लोग। दूसरा एस्टेट था नोबिलिटी, यानी अमीर और पावरफुल लोग। तीसरा एस्टेट था गरीब किसान, मजदूर, व्यापारी और आम जनता। लेकिन टैक्स सिर्फ तीसरा एस्टेट देता था। किसान कुल पॉपुलेशन का 90% थे, लेकिन उनके पास जमीन नहीं थी। लगभग 60% जमीन नोबल्स, चर्च और अमीर लोगों के पास थी। पहले और दूसरे एस्टेट को जन्म से ही प्रिविलेजेस मिले हुए थे। सबसे बड़ा प्रिविलेज था टैक्स न देना। नोबल्स किसानों से फ्यूडल ड्यूज लेते थे और किसानों को उनके लिए काम करना पड़ता था। चर्च भी किसानों से टैक्स लेता था, जिसे टाइथ कहते थे। इसके अलावा किसानों को राज्य को भी टैक्स देना पड़ता था, जैसे टैले और नमक व तंबाकू पर इनडायरेक्ट टैक्स। इस तरह सरकार का पूरा खर्च गरीब लोगों के टैक्स से चलता था। अमीर लोग टैक्स नहीं देते थे। यही इनइक्वालिटी, यही इनजस्टिस और यही टैक्स सिस्टम फ्रांस में क्रांति की आग बन गया। पहले भी किसान और मजदूर टैक्स और भूख के खिलाफ विद्रोह करते थे, लेकिन उनके पास इतनी ताकत और योजना नहीं थी कि वे पूरे सिस्टम को बदल सकें। अब सिस्टम को बदलने का काम एक नए वर्ग ने संभाला, मिडिल क्लास। 18वीं सदी में एक नया वर्ग उभरा, जिसे मिडिल क्लास कहा गया। ये लोग पैसा व्यापार से कमाते थे। ये लोग विदेशों से व्यापार करते थे और ऊन और रेशम जैसे महंगे कपड़े बनाते थे। इस वर्ग में व्यापारी, निर्माता, वकील और सरकारी अधिकारी शामिल थे। ये लोग पढ़े लिखे थे और मानते थे कि किसी को जन्म से प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए। उनका मानना था कि किसी व्यक्ति का स्टेटस उसकी योग्यता यानी मेरिट पर निर्भर होना चाहिए। जॉन लॉक ने कहा कि राजा को भगवान से कोई एब्सोल्यूट पावर नहीं मिली है। रूसो ने कहा कि सरकार जनता और उनके प्रतिनिधियों के बीच सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित होनी चाहिए। मॉन्टेस्क्यू ने सरकार की शक्ति को 3 भागों में बांटने का विचार दिया, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इन विचारों को अमेरिका ने अपनाया और ब्रिटेन से आजादी के बाद अपना संविधान बनाया। अमेरिकी संविधान ने लोगों को अधिकार दिए और ये फ्रांस के थिंकर्स के लिए एक बड़ा एग्जाम्पल बन गया।
ये आइडियाज किताबों, अखबारों, कॉफी हाउसेज और सैलून्स में चर्चा का विषय बन गए। लोग समूह में किताबें पढ़ते थे ताकि जो पढ़ नहीं सकते वो भी इन विचारों को सुन सकें। जब लोगों को पता चला कि राजा फिर से टैक्स बढ़ाने वाला है तो लोग बहुत गुस्सा हो गए। लोगों ने प्रिविलेज्ड सिस्टम के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। यही एजुकेटेड मिडिल क्लास, नए आइडियाज और टैक्स की इनजस्टिस मिलकर फ्रांसीसी क्रांति का असली दिमाग बने। लुई 16वें को टैक्स बढ़ाने की जरूरत थी क्योंकि फ्रांस कर्ज में डूब चुका था, लेकिन राजा अकेले टैक्स नहीं लगा सकता था। उसे एस्टेट्स जनरल नाम की सभा बुलानी पड़ती थी। 5 मई 1789 को राजा ने वर्साई के महल में एस्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई। पहले और दूसरे एस्टेट के 300 प्रतिनिधि बैठे थे, लेकिन तीसरे एस्टेट के 600 प्रतिनिधियों को पीछे खड़ा रहना पड़ा। किसान, मजदूर और महिलाओं को अंदर आने की अनुमति नहीं थी। पहले हर एस्टेट को सिर्फ एक वोट मिलता था। राजा यही सिस्टम जारी रखना चाहता था, लेकिन तीसरा एस्टेट चाहता था कि हर व्यक्ति को एक वोट मिले। ये लोकतंत्र का विचार रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में दिया था। जब राजा ने इनकार किया, तीसरा एस्टेट सभा से बाहर निकल गया। 20 जून 1789 को तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधि एक इंडोर टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुए। उन्होंने खुद को नेशनल असेंबली घोषित किया और कसम खाई कि संविधान बनने तक नहीं हटेंगे। इस आंदोलन के नेता थे मिराबो और आबेसिए। सीए ने फेमस पैम्फलेट लिखा, व्हाट इज द थर्ड एस्टेट। इधर फ्रांस में हालात बिगड़ चुके थे। ठंड के कारण फसल खराब हुई और ब्रेड की कीमत बढ़ गई। बेकर्स ब्रेड छुपा लेते थे और महिलाएं गुस्से में दुकानों पर हमला कर देती थीं। उसी समय राजा ने सेना को पेरिस भेज दिया और 14 जुलाई 1789 को लोगों ने बास्तील किले पर हमला कर दिया। गांव में अफवाह फैल गई कि नोबेल्स किसानों की फसल नष्ट कर देंगे। डरे हुए किसानों ने महलों पर हमला किया, अनाज लूटा और फ्यूडल रिकॉर्ड जला दिए। कई नोबेल्स डरकर देश छोड़कर भाग गए। आखिरकार राजा को झुकना पड़ा। उसने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। अब राजा की पावर संविधान से नियंत्रित होने वाली थी। 4 अगस्त 1789 की रात नेशनल असेंबली ने फ्यूडल सिस्टम खत्म कर दिया। चर्च के प्रिविलेजेस खत्म कर दिए गए, टाइथ हटाया गया और चर्च की जमीन सरकार ने ले ली। सरकार को 2 अरब लीवर की संपत्ति मिली। यही था असली फ्रेंच रेवोल्यूशन, जहां जनता ने राजा की पावर तोड़ दी और डेमोक्रेसी की नींव रखी। 1789 यूरोप का सबसे पावरफुल देश फ्रांस पर अंदर से टूट चुका था। एक तरफ शानो शौकत, दूसरी तरफ भूख और बेबसी। एक ऐसा समय जहां अवाम के सब्र का बांध टूटने वाला था। फ्रांस की सोसाइटी 3 हिस्सों में बटी थी। फर्स्ट एस्टेट चर्च, सेकंड एस्टेट नोबिलिटी और थर्ड एस्टेट जिसमें आते थे किसान, मजदूर और मिडिल क्लास। पॉपुलेशन का 90% थर्ड एस्टेट, पर पावर, लैंड, प्रिविलेजेस सब कुछ सिर्फ ऊपर के 2 एस्टेट्स के पास। 1774 लुई द 16 ने गद्दी संभाली। खजाना खाली था। युद्ध, वर्साइज का शाही खर्चा और अमेरिकन वॉर में मदद। सरकार का पैसा सिर्फ कर्ज का ब्याज चुकाने में खत्म हो रहा था। सॉल्यूशन, टैक्स बढ़ाओ और फिर से सिर्फ थर्ड एस्टेट पर। पॉपुलेशन बढ़ रही थी लेकिन अनाज कम हो रहा था। ब्रेड की कीमत आसमान छू रही थी, मजदूरी वहीं की वहीं। इस स्थिति को कहते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस। भूख और गुस्सा दोनों साथ बढ़ रहे थे। इसी दौरान नए विचार जन्म ले रहे थे। जॉन लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू। उन्होंने कहा, सत्ता लोगों की मर्जी से चलनी चाहिए, सब कानून के सामने बराबर होने चाहिए और पावर डिवाइड होनी चाहिए। ये आइडियाज मोनार्की के लिए खतरा थे। 1789 किंग ने एस्टेट्स जनरल बुलाया। हर एस्टेट को सिर्फ एक वोट। थर्ड एस्टेट मेजॉरिटी में था पर वोटिंग अनफेयर थी। उन्होंने डिमांड की 1 पर्सन 1 वोट। किंग ने मना कर दिया। तब थर्ड एस्टेट ने एक कदम उठाया। उन्होंने खुद को डिक्लेयर किया नेशनल असेंबली और लिया एक हिस्टोरिक ओथ, हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाए बिना यहां से नहीं जाएंगे। 14 जुलाई 1789 अफवाह फैली कि किंग सेना भेजेगा। हजारों लोग सड़कों पर आ गए। उनका निशाना था बास्तील।
बास्तील सिर्फ एक जेल नहीं थी, वो जुल्म का प्रतीक थी, और जब उसके दरवाजे तोड़े गए, रेवोल्यूशन शुरू हो चुकी थी। 1792 फ्रांस बन गया रिपब्लिक। 1793 लुई द 16 को एग्जीक्यूट कर दिया गया। एक राजा का अंत, एक नए युग की शुरुआत। पर क्रांति का रास्ता शांत नहीं था। रोबेस्पियर ने दुश्मनों को सजा देना शुरू किया। इस दौर को कहा गया द रेन ऑफ टेरर। आखिरकार टेरर ने अपने ही नेता को निगल लिया। इसी अशांति से उभर कर आया एक युवा सेनापति, नेपोलियन बोनापार्ट। 1804 वो खुद को एम्परर डिक्लेयर करता है। क्रांति ने राजा को गिराया था, पर फ्रांस को फिर एक शासक मिल गया। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन का असली विरासत न तलवार थी न तख्त, वो थे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ये विचार दुनिया भर में फैल गए और दुनिया को सिखा गए, पावर सिर्फ क्राउन में नहीं होती, पावर आवाम के पास होती है। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने दुनिया को दिया लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। पर क्या ये इक्वालिटी सिर्फ मर्दों के लिए थी? रेवोल्यूशन के बिल्कुल शुरुआत से ही विमेन एक्टिव पार्टिसिपेंट्स थीं। वो प्रोटेस्ट्स में थी, वो रैलीज में थी, वो रोटी के लिए लाइन में खड़ी थी। मोस्ट विमेन ऑफ द थर्ड एस्टेट को जीने के लिए काम करना पड़ता था। कोई सीमस्ट्रेस थी, कोई लॉन्ड्रेस, कोई फूल, फल और सब्जी बेचती थी, कोई अमीर घरों में डोमेस्टिक सर्वेंट थी। दिन भर काम के बाद उन्हें घर भी संभालना पड़ता था। खाना बनाना, पानी लाना, ब्रेड के लिए क्यू में लगना, बच्चों की देखभाल करना, और फिर भी उनकी वेजेस मर्दों से कम थी। एजुकेशन, ज्यादातर विमेन को एक्सेस ही नहीं था। सिर्फ नोबल्स या वेल्दी थर्ड एस्टेट की बेटियां कॉन्वेंट स्कूल जा सकती थीं। बाकी सबके लिए शादी ही एकमात्र रास्ता था, और कई बार वो भी बिना उनकी मर्जी के। लेकिन विमेन चुप नहीं बैठी। उन्होंने अपने पॉलिटिकल क्लब्स बनाए, अपने न्यूज़पेपर्स शुरू किए। लगभग 7 विमेन्स क्लब्स फ्रांस के अलग अलग शहरों में खड़े हुए। सबसे मशहूर था सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। उनकी डिमांड सीधी थी, सेम पॉलिटिकल राइट्स एज मेन। 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन आया, पर विमेन को डिक्लेयर किया गया पैसिव सिटीजन्स। उन्हें वोट का अधिकार नहीं मिला, उन्हें असेंबली में इलेक्ट होने का हक नहीं मिला, उन्हें पॉलिटिकल ऑफिस रखने की परमिशन नहीं मिली। विमेन ने कहा, जब तक हम वोट नहीं कर सकते, तब तक हमारी आवाज सरकार में कैसे सुनाई देगी? फिर भी रेवोल्यूशन के अर्ली इयर्स में कुछ इम्पोर्टेंट लॉज पास हुए। स्टेट स्कूल्स बनाए गए, स्कूलिंग गर्ल्स के लिए कंपलसरी हुई। फादर्स अपनी बेटियों को जबरदस्ती शादी के लिए मजबूर नहीं कर सकते थे। मैरिज एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट बना जो फ्री कंसेंट से एंटर किया जाता था। डिवोर्स लीगल हुआ और दोनों विमेन और मेन अप्लाई कर सकते थे। विमेन अब जॉब ट्रेनिंग ले सकती थीं, आर्टिस्ट्स बन सकती थीं और छोटे बिजनेसेस चला सकती थीं। ये छोटे नहीं, बड़े रिफॉर्म्स थे। लेकिन फिर आया रेन ऑफ टेरर। नई गवर्नमेंट ने विमेन्स क्लब्स बंद कर दिए, उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज पर बैन लगा दिया। कई प्रोमिनेंट विमेन को अरेस्ट किया गया, कुछ को एक्सिक्यूट भी किया गया। क्रांति अपनी ही बेटियों पर सख्त हो गई थी। पर विमेन का संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ। अगले 200 सालों तक दुनिया भर में विमेन ने इक्वल राइट्स के लिए लड़ाई जारी रखी। लेट 19th और 20th सेंचुरी में इंटरनेशनल सफ्रेज मूवमेंट शुरू हुआ। फ्रेंच विमेन की रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज एक इंस्पायरिंग मेमोरी बनी रही, और आखिरकार 1946 में फ्रांस की विमेन को वोटिंग राइट्स मिल गए। तो क्या विमेन की भी रेवोल्यूशन थी? हाँ, वो शायद बैस्टील पर हमला नहीं था, न किसी राजा का तख्त गिरा, पर वो थी घर के अंदर की लड़ाई, सड़कों की लड़ाई, सम्मान और अधिकार की लड़ाई। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने इक्वालिटी का बीज बोया था, विमेन ने उसे सदियों तक पानी दिया। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने दुनिया को लिबर्टी और इक्वालिटी का मैसेज दिया। लेकिन एक सच ऐसा भी था जिसे अक्सर इग्नोर किया जा रहा था। फ्रांस की कॉलोनीज में हजारों लोग अभी भी स्लेव्स थे। कैरिबियन में फ्रांस की कुछ इंपॉर्टेंट कॉलोनीज थी, मार्टिनिक, ग्वाडेलूप, सैन डोमिंगो। यहां प्रोड्यूस होती थी यूरोप की सबसे डिमांडेड कमोडिटीज, कॉफी, शुगर, इंडिगो, टोबैको। ये प्रोडक्ट्स यूरोप के मार्केट्स में बहुत पॉपुलर थे। लेकिन एक प्रॉब्लम थी,
यूरोपियंस डिस्टेंट और अनफेमिलियर लैंड्स में जाकर प्लांटेशंस पर काम नहीं करना चाहते थे। इसलिए प्लांटेशन ओनर्स ने एक क्रूअल सिस्टम स्टार्ट किया, जिसे कहा गया ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। स्लेव ट्रेड 17वीं सेंचुरी में शुरू हुआ। फ्रेंच मर्चेंट्स शिप्स लेकर फ्रांस के पोर्ट से निकलते थे, बॉर्डो, नॉन्ते। ये शिप्स अफ्रीका के कोस्ट तक जाती थी। वहां लोकल चीफ्स से स्लेव्स खरीदे जाते थे। स्लेव्स को ब्रांड किया जाता था, उन्हें शैकल्स में बांध दिया जाता था, फिर उन्हें शिप्स में बहुत टाइटली पैक कर दिया जाता था और शुरू होती थी एक टेरिफाइंग जर्नी, 3 महीने की अटलांटिक ओशन क्रॉसिंग। कैरिबियन पहुंचने के बाद स्लेव्स को प्लांटेशन ओनर्स को बेच दिया जाता था। उनसे करवाया जाता था शुगर प्रोडक्शन, कॉफी फार्मिंग, इंडिगो कल्टीवेशन। स्लेव लेबर का ब्रूटल एक्सप्लॉयटेशन ही यूरोप की डिमांड को पूरा करता था। फ्रांस के कुछ पोर्ट सिटीज की प्रॉस्पेरिटी भी इसी स्लेव ट्रेड पर डिपेंड थी, बॉर्डो, नॉन्ते। स्लेव ट्रेड ने इन सिटीज को इकोनॉमिक पावर बना दिया। 18वीं सेंचुरी में फ्रांस में स्लेवरी के अगेंस्ट बहुत कम क्रिटिसिज्म था, लेकिन जब रेवोल्यूशन हुआ एक बड़ा क्वेश्चन उठने लगा, क्या राइट्स ऑफ मैन कॉलोनीज के लोगों पर भी अप्लाई होने चाहिए? नेशनल असेंबली में इस पर बहुत डिबेट्स हुई, लेकिन बिजनेसमैन के प्रेशर की वजह से कोई लॉ पास नहीं हुआ। फाइनली जैकोबिन गवर्नमेंट के टाइम एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया गया। 1794 फ्रेंच कन्वेंशन ने लॉ पास किया और फ्रेंच ओवरसीज कॉलोनीज में स्लेवरी खत्म कर दी गई। लेकिन यह फ्रीडम परमानेंट नहीं थी। 10 साल बाद नेपोलियन बोनापार्ट ने स्लेवरी फिर से इंट्रोड्यूस कर दी। प्लांटेशन ओनर्स ने कहा, उनकी इकोनॉमिक फ्रीडम का मतलब है स्लेव्स रखने का राइट। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। लंबी स्ट्रगल के बाद फाइनली एक हिस्टोरिक डिसीजन हुआ। 1848 फ्रेंच कॉलोनीज में स्लेवरी हमेशा के लिए खत्म कर दी गई। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने लिबर्टी और इक्वालिटी का आइडिया दिया, लेकिन दुनिया को समझने में कई साल लग गए कि फ्रीडम सच में तभी होती है जब वो सबके लिए हो। क्या राजनीति लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को बदल सकती है? क्या ये तय कर सकती है कि लोग क्या पहनें, कौन सी भाषा बोलें या कौन सी किताबें पढ़ें? 1789 की फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फ्रांस में ऐसे ही कई बदलाव देखने को मिले। इस क्रांति ने सिर्फ सरकार को नहीं बदला, बल्कि मेन, विमेन और चिल्ड्रन की डेली लाइफ को भी प्रभावित किया। रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट्स का मानना था कि लिबर्टी और इक्वालिटी जैसे आइडियल्स सिर्फ भाषणों या किताबों तक सीमित नहीं रहने चाहिए, उन्हें लोगों की एवरीडे लाइफ का हिस्सा बनना चाहिए। इसी सोच के तहत कई नए लॉज बनाए गए। 1789 में बैस्टील के स्टॉर्मिंग के तुरंत बाद एक बहुत महत्वपूर्ण कानून लागू किया गया। सेंसरशिप को खत्म कर दिया गया। ओल्ड रिजीम के समय फ्रांस में बुक्स, न्यूज़पेपर्स और प्लेस को पब्लिश या परफॉर्म करने से पहले किंग के सेंसर्स से अप्रूवल लेना जरूरी होता था। मतलब लोगों को फ्रीली अपनी बात कहने की आज़ादी नहीं थी। लेकिन अब डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन ने यह घोषित किया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हर इंसान का नेचुरल राइट है। इस नई फ्रीडम के बाद फ्रांस के टाउन्स में न्यूज़पेपर्स, पैम्फलेट्स, बुक्स और प्रिंटेड पिक्चर्स की बाढ़ आ गई। ये सब फ्रांस में हो रहे चेंजेस और इवेंट्स के बारे में बताते और चर्चा करते थे। धीरे धीरे ये आइडियाज टाउन से निकलकर कंट्री साइड तक फैल गए। अब आम लोग भी इन घटनाओं और बदलावों के बारे में जानने लगे। फ्रीडम ऑफ द प्रेस का मतलब ये भी था कि लोग अलग अलग ओपिनियंस ओपनली एक्सप्रेस कर सकते थे। हर ग्रुप अपनी पोजीशन को सही साबित करने के लिए प्रिंटेड मटेरियल का इस्तेमाल कर रहा था। इसके अलावा प्लेज, सॉन्ग्स और फेस्टिव प्रोसेशंस भी बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करते थे। इनके माध्यम से आम लोग लिबर्टी और जस्टिस जैसे आइडियाज को समझने और उनसे जुड़ने लगे। दरअसल पॉलिटिकल फिलोसोफर्स ने इन आइडियाज को बहुत लंबी और जटिल किताबों में लिखा था, जिन्हें सिर्फ कुछ ही एजुकेटेड लोग पढ़ पाते थे। लेकिन अब सॉन्ग्स, प्लेज और पब्लिक सेलिब्रेशंस के जरिए वही आइडियाज आम जनता तक पहुंच गए। इस तरह फ्रेंच रेवोल्यूशन ने सिर्फ पॉलिटिक्स को नहीं बदला, बल्कि लोगों की एवरीडे लाइफ को भी पूरी तरह बदल दिया। सन 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। इसके बाद उसने यूरोप के कई पड़ोसी देशों को जीतने के लिए अभियान शुरू किया। उसने पुराने राजवंशों को हटाकर नए राज्य बनाए और वहां अपने परिवार के लोगों को शासक बना दिया। नेपोलियन खुद को यूरोप का मॉडर्नाइजर मानता था।
उसने कई महत्वपूर्ण कानून लागू किए। इनमें प्राइवेट प्रॉपर्टी की सुरक्षा और वेट्स और मेजर्स का एक समान डेसिमल सिस्टम शामिल था। शुरुआत में यूरोप के कई लोगों ने नेपोलियन को एक लिबरेटर के रूप में देखा। उन्हें लगा कि वो लोगों के लिए फ्रीडम और इक्वालिटी लेकर आएगा। लेकिन धीरे धीरे नेपोलियन की सेनाओं को हर जगह एक आक्रमणकारी सेना के रूप में देखा जाने लगा। आखिरकार सन 1815 में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को निर्णायक हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही उसके विशाल साम्राज्य का अंत हो गया। हालांकि नेपोलियन हार गया, लेकिन उसके द्वारा फैलाए गए लिबर्टी और मॉडर्न लॉज के विचार यूरोप के कई हिस्सों में लंबे समय तक प्रभाव डालते रहे। दरअसल फ्रेंच रेवोल्यूशन की सबसे बड़ी विरासत थी स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों के विचार। ये विचार फ्रांस से निकलकर पूरे यूरोप में फैल गए। 19वीं सदी के दौरान कई देशों में फ्यूडल सिस्टम समाप्त होने लगे। लोग अब अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाने लगे। इन विचारों का प्रभाव केवल यूरोप तक ही सीमित नहीं रहा। दुनिया के कई उपनिवेशित देशों के लोगों ने भी इनसे प्रेरणा लेकर स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के आंदोलन शुरू किए। भारत में भी कुछ महान व्यक्तित्व इन क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित हुए, जैसे टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय। इस प्रकार फ्रेंच रेवोल्यूशन केवल फ्रांस की क्रांति नहीं थी, ये एक ऐसी ऐतिहासिक घटना की जिसने पूरी दुनिया में स्वतंत्रता, समानता और लोकतांत्रिक अधिकारों के विचारों को फैलाया।